चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे मौर्यकाल। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा मौर्यकाल हो जाए। तो शुरू करते हैं। मौर्यकाल का जो शासनकाल टाइम पीरियड था तो 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच था। मौर्यकाल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच मौर्यकाल पे इन्होंने राज किया मौर्यकाल के। और भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये जितने भी पॉइंट है ये समझ लीजिए कि याद करने वाले हैं। विदेशी दासता से मुक्त करने वाला प्रथम शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी क्षत्रियों को पराजित कर भारत से भगाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि हुई। ओके, शर्तें क्या रखी गई? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। नोट करने वाली बात यह है कि यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो आप देखिएगा मौर्य काल में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो प्रथम शब्द है ना, इस पर बहुत बहुत जोर डालिएगा। ठीक है, तो यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ किया। ठीक है, वही ट्रीटी का मान रखते हुए। अगली बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को नियुक्त किया, जो भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना गया। यहाँ भी प्रथम आया, यहाँ भी प्रथम आया। ठीक है, आप देखिएगा ये भारत का प्रथम यहाँ भी आया, यहाँ भी प्रथम आया। तो मौर्य में आप प्रथम बहुत देखेंगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत, ठीक है, को दहेज में काबुल, ठीक है, पेरिपेनिसडाई, कंधार, अरोकोशिया, बलूचिस्तान, जेड्रोशिया और हैरान, ठीक है, एशिया। नोट, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। सबको पता ही है, ये बात बहुत कॉमन है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। ठीक है, और ग्रंथ जो था वो अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिए। ओके, अगला देखते हैं। 300 ईसा पूर्व जैन धर्म की प्रथम संगति सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में। इसी सभा में जैन धर्म को 2 विभागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो याद करने वाली बात यह है कि जैन धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और प्रथम संगति में ही जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, दिगंबर नग्न और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण। ठीक है, तो जो दिगंबर सेक्ट वाले लोग थे तो भगवान महावीर की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न मतलब नग्न, और मुखिया भद्रबाहु। बात करते हैं श्वेतांबर की, तो जैन धर्म में कोई परिवर्तित के लिए साथ अपने जैन धर्म की को परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे, मुखिया स्थूलभद्र व शंभूत विजय थे। ओके, सीएम के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 312 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, 12 वर्ष का अकाल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चला गया, जहां चंद्रगिर नामक पहाड़ी पर संलेखना पद्धति द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपनी देह त्याग दी। तो सारी बात याद करने वाली है। ठीक है, श्रवणबेलगोला चला गया, ठीक है, चंद्रगिर नामक पहाड़ी पे, वहाँ पे संलेखना पद्धति द्वारा 398 ईसा पूर्व में देह त्याग दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुसार। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। टाइम पीरियड क्या था? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ने सीरिया, वही जो यूनान के शासक एंटीओकस प्रथम को पत्र लिखकर निम्न 3 चीज़ों की मांग की: विदेशी मीठी शराब की, सूखे मेवे अंजीर की और दार्शनिक की। तो उसने 2 चीज़ तो दे दिया, विदेशी मीठी शराब और सूखे मेवे अंजीर, और दार्शनिक नहीं भेजा। यूनानी शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। उसके स्थान पर डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। मिस्र के शासक टालमी सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में डायनोशियस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, फिर चाणक्य बिंदुसार के समय पीएम रहे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, राधागुप्त बिंदुसार के पीएम बने। तो ये पूछेगा कि चाणक्य बिंदुसार के समय पीएम रहे, लेकिन जब चाणक्य की मृत्यु होती है तो राधागुप्त बिंदुसार पीएम बने थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की। फिर बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान
खल्लाटक था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों का एक मंत्रिपरिषद था। कितने? 500 सदस्यों का मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अगला बात करते हैं अशोक की, द ग्रेट अशोका। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य इनका राज रहा। पिता बिंदुसार थे, इनकी माता धम्मा, ठीक है, शुभद्रांगी, वन देवी या जनपद कल्याणी भी इन्हीं को कहा था। अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैन का प्रांतपाल था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, तो ये था कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की। ठीक है, और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के शासक का नाम नंदराज था। नहीं देखते हैं, कलिंग आक्रमण का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। तो ये पूछ लेगा कि 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो कलिंग आक्रमण का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने वहाँ 2 प्रशासनिक केंद्र को स्थापित किए। पहला तोसली उत्तरी केंद्र, ठीक है, जो राजधानी बनाया, और दूसरा संपा दक्षिणी केंद्र। बात करते हैं कल्लड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। अगला, अशोक ने नेपाल में ललित पाटन या देवी पाटन नामक नगर की स्थापना की। ओके, अगला, अशोक व उसका बौद्ध धर्म। दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोथ नामक बाल ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। ठीक है, परंतु मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर वह पूर्णतः बौद्ध हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि अशोक के शासनकाल के दौरान ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की। फिर दित्वादन के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। फिर अशोक ने अपने शासनकाल के 10 वर्ष बौद्ध गया की यात्रा व 20वें वर्ष लुम्बिनीग्राम की यात्रा की। तो ये भी पूछा है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनीग्राम की यात्रा की। बात करते हैं अशोक के धम्म की। परिभाषा राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म की परिभाषा राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। उल्लेख 2 व 7वें स्तंभ लेख में। नोट, मौर्यवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे 185 ईसा पूर्व में पुष्यगुप्त शुंग ने मार डाला तथा शुंग वंश की स्थापना की। ओके, धम्म की बात करें तो अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान हेतु जो संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। ओके, मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उल्लेख कहाँ है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, प्रकृति केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन, जहाँ राजा प्रशासन, न्याय और सेना का सर्वोच्च प्रशासनिक आधिकारिक होगा। बात करते हैं प्राचीन भारत का सबसे विशाल नौकरशाही, तो मौर्यकाल को कहा गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और सप्तांग सिद्धांत के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो दुर्ग, अमात्य, मित्र, कोश, सेना और जनपद। और इसका हेड होगा राजा, 7वां राजा है। ठीक है, अगला बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो नोट करने वाली बात यह है कि अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली बात है ना भाई, वो मौर्य के टाइम से चल रहा है। फिर राजा की सहायता हेतु 18 व्यक्तियों का समूह, जिसे तीर्थ कहते थे। ठीक है, सबसे प्रमुख तीर्थ मंत्री या पुरोहित होते थे, और तीर्थ के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। फिर बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की, तो राजा सर्वोच्च, उसके नीचे तीर्थ या अमात्य जो 18 होते थे। फिर अध्यक्ष संख्या 26 होती थी, और उसके नीचे राजा सहित अध्यक्षों की संख्या 27 होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख अध्यक्ष। तो नाम लक्षणाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ठीक है, कार्य सिक्के जारी करने का। और नोट की बात करें, निरीक्षण का कार्य रूप दर्शक द्वारा। पंडाध्यक्ष की बात करें तो व्यापार या वाणिज्य का अध्यक्ष। शुक्लाध्यक्ष की बात करें, चुंगी कर वसूलने वाला उत्तराधिकारी। ठीक है, सीताध्यक्ष राजकीय वन्य भूमि से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, कई बार पूछा है सीताध्यक्ष। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग, ठीक है, का अध्यक्ष। और कड़िकाध्यक्ष कड़िकाओं या नगर वधुओं का अध्यक्ष। पत्नाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। और महामात्य परशर्प गुप्तचर विभाग का अधिकारी। भाई साहब ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। ठीक है, प्रमुख तीर्थ की बात करें तो नाम और कार्य। ठीक है, तो मंत्री और पुरोहित होते थे, जो वो राजा को सलाह देते थे, परामर्श देने का काम कार्य करते थे। ठीक,
और क्षमार्ता होते थे तो वो राजस्व संग्रहता थे, और संधीनता कोषाध्यक्ष, और प्रदेशता फौजदारी मामलों का न्यायाधीश। ठीक है। व्यवहारिक दीवानी मामलों का न्यायाधीश, दंडपाल सेना का सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। प्रशस्ता राज्य के कागजों को सुरक्षित रखने व उनको लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी प्रशस्ता होता था। तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि जितने भी लोग थे उनका क्या कार्य था। ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, नागरिक। नगर का प्रमुख अधिकारी व जनगणना अधिकारी नागरिक होता था। नागरिक, जनगणना अधिकारी या नगर का अधिकारी नागरिक, ऐसे याद रखिएगा। नोट, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना मौर्य काल में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। पूरे संपूर्ण भारत की बात करें, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में, तो प्राचीन भारत की सर्वप्रथम जनगणना की गई मौर्य काल। ठीक है। बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की। तो मौर्यकालीन साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ठीक है। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। जो पूरा मौर्यकालीन था प्रांतों में था, उन्हीं प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत के नाम और राजधानी देख लेते हैं। तो उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैन, मध्य देश, पाटलिपुत्र, कलिंग, तौसली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये 1 से 4 तक थे। ठीक है। और अशोक के समय 1 से 5। बात करते हैं प्रांतों का प्रशासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है। पूरे प्रांतों, जो भी 500 प्रांत की बात की है। साम्राज्य विभाजन की बात करें अपन, तो पहला साम्राज्य और देश और ये प्रशासक। तो बात करते हैं जो सम्राट कौन कौन था। जैसे सम्राट था और देश और सम्राट, ये तीनों। फिर प्रांत का होता था, राजकुमार बोलते थे। अगर किसी साम्राज्य, पूरे देश का साम्राज्य, तो पूरे देश के साम्राज्य पे जो प्रशासक है उसको सम्राट बोलते थे। किसी प्रांत पे जो राज कर रहा है राजकुमार। आहार विषय जिला पे स्थानीय 800 गाँव का जो समूह होता था उसको स्थानीय बोलते थे। और द्रोणमुख 400 गाँव के समूह को, खावरटिक 200 गाँव के समूह को, संग्रहण 100 गाँव के समूह को, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो प्रशासक को गोप या प्रत्येक गोप के अधीन 10 गांव थे। मुखिया को ग्रामिक बोला जाता था। ये साम्राज्य विभाजन देख लीजिएगा एक बार, कि साम्राज्य, प्रांत, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटका और संग्रहण, ग्राम। तो याद रखिएगा, स्थानीय 8, द्रोणमुख 4, आधा आधा होता गया। 800 का स्थानीय, द्रोण 800, स्थानीय 800 गाँव का समूह था, द्रोण 400, खावटिक 200, संग्रहक 100। उसके बाद ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की। बात करते हैं मौर्यकालीन कला संस्कृति की। तो अभिलेख की बात करें तो किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, ठीक है, वो अभिलेख कहलाते थे। तो बात क्या है, कठोर सतह पर। ठीक है। ये क्राइटेरिया है उत्कीर्ण लेख। शिलालेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख 17। ठीक है। फिर बात करते हैं स्तंभ लेख। तो बृहद 6, लघु 5। ये था अपना स्तंभ लेख, जिसमें से अवांगमुखी कमल सबसे ऊपर बना हुआ है, अवांगमुखी। उसके बाद ये एक अश्मक पत्थर लगे हुए हैं। ठीक है। और ऊपर सबसे वो पशु बना हुआ है, ये है उसकी। बृहद शिलालेख 14 और स्थान 8। ठीक है। बात करते हैं कि गृह अभिलेख। तो गुफाओं का निर्माण आजीवक धर्म के अनुयायियों हेतु। ठीक है। जो आजीवक अनुयायी थे आजीवक सेक्ट के, तो उन्होंने गृह अभिलेख का भी निर्माण कराया। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये नॉर्मली था कि स्तंभ लेख क्या होता है। ठीक है। चुनार के पीले पत्थर का प्रयोग कर चमकदार पॉलिश, ठीक है, से बनाया जाता है। ठीक है। एकाश्मक पत्थर, मतलब एक ही पत्थर से पूरा बना होता है। सबसे ऊपर एक पशु का वर्णन होता है, नीचे अवांगमुखी कमल बने होते हैं, फिर लाट होते हैं। ठीक है। और 7 लाइनें होती हैं। ठीक है। बात करते हैं अभिलेख की, यहाँ डिटेल में देख लेंगे अपन। खोज 1785 ईस्वी में किसके द्वारा, टी फ्रंथेलर, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। लिपि ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। भाषा प्राकृत, पटाकप 1837 ईस्वी में। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। तो पढ़ाकप का मतलब क्या है, पहली बार डेसिफाइड किया। ठीक है। मतलब पहली बार इसको किसने पढ़ा, किसी को पढ़ने की जानी। तो पढ़ाकप 1837 में किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये तो क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है। किसने अशोक की जो अभिलेख थे उसको डेसिफाइड किया और पढ़ा। ठीक है। तो वो जेम्स प्रिंसेप। दिल्ली टोपरा स्तंभ को पढ़ा। किसको पढ़ा, दिल्ली टोपरा स्तंभ। अगला देखते हैं शिलालेख। तो बृहद शिलालेख लाइन 14। ठीक है। स्थान 8। फिर बात करते हैं भारत में लिपि की। तो ब्राह्मी, भारत से बाहर खरोष्ठी। स्थान और राज्य की बात करते हैं। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है। ठीक है। कालसी और सोपारा उत्तराखंड, कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है।
वो ब्रिस्टो फेरौन लिपि जो उल्टी लिखी जाती है। जोगढ़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में और धौली उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्तंभ लेख की। तो अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ईरानी शासक डोरियस प्रथम द्वारा दिया गया। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, जो स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिखे गए हैं, लेकिन वहीं पे आप इसकी बात करेंगे जो अभिलेख की, नॉर्मली शिलालेख की, तो ये खरोष्टी और ब्राह्मणी दोनों में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो स्तंभ अभिलेख है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी में लिखे गए हैं। बृहद स्तंभ लेख की बात करें तो इनकी संख्या 7 है, जो कि 6 निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला दिल्ली टोपरा, दिल्ली वर्तमान, टोपरा पूर्व। फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा या हरियाणा से लाकर दिल्ली में गढ़वा दिया। एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें पूरी 7 लाइन मिलती है, अन्य सभी पर 6 लाइन ही मिलती है। ठीक है, अगला बात करते हैं दिल्ली मेरठ। तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ यूपी से दिल्ली में गढ़वा दिया। ठीक है, दूसरा लौरिया राज, चौथा लौरिया नंदगढ़, पांचवा रामपुरवा, छठवां प्रयाग कौशाम्बी। छठवां इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी से अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। ठीक है, और जो लौरिया नंदगढ़ बिहार के चंपारण में स्थित है। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो अनेक स्थानों पर मिलते हैं, परंतु 5 को प्रमुख माना गया, जिसमें पहला सांची है एमपी, दूसरा सारनाथ है यूपी, तीसरा कौशाम्बी यूपी, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की पत्नी करुवाकी का उल्लेख मिलता है। चौथा रुमनदेई नेपाल, एकमात्र स्तंभ अभिलेख जहाँ मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिली। पांचवा है निगलवा सागर या निगलवी सागर, नेपाल में स्थित। ओके, बात करते हैं स्तंभ लेख की और पशु आकृति की। तो सारनाथ में सिंह, सांची में सिंह, शंकिशा में हाथी और रामपुरवा में बैल और शेर दोनों है। फिर बात करते हैं सारनाथ के स्तंभ लेख की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एक ध्यान से रखिएगा याद। तो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहीं से। फलक पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं तथा एक चक्र धारण किए हैं। फलक के नीचे भाग में हाथी, घोड़ा, बैल व सिंह का भी अंकन मिला है। किसका? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, चारों को याद रखिएगा। हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। चक्र में कुल 32 तीलियां हैं, परंतु भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में 24 तीलियां हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते अंकित है। नोट की बात करें तो मौर्यकालीन राजप्रसादों के साक्ष्य पटना के बुलंदी बाग व कुम्भहार से मिलते हैं। तो मौर्यकालीन राजप्रसादों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पटना के बुलंदी बाग और कुम्भहार से। आगे बात करते हैं गुहाबी लेख की। ठीक है, तो अशोक व उसके पौत्र दशरथ ने अजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास हेतु निम्न गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, और अशोक दशरथ कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। वहीं लोमेश ऋषि बराबरा। ठीक है, देखो कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी ये बराबरा की पहाड़ियों में स्थित है। वहीं लोमेश ऋषि वो बराबरा की पहाड़ियों में, लेकिन गोपी, वापी और पत्तिक नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित है। ये स्तंभ, इसकी हम बात कर रहे थे, ये लिपि जो लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन पूरी वीडियो में एक बार में मौर्य डायनेस्टी कवर कर लिया। ठीक है, आशा है आपको अच्छा लगेगा। फिर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बना रहे और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ये हमने पूरा मौर्य कवर कर लिया। अगले वीडियो में अगला पॉइंट लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।